वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज से हम लोग भाई केमिस्ट्री का जो क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसका आरंभ करने जा रहे हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आरंभ करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आप कॉपी कलम भी लेके बैठ सकते हैं और पढ़ते रहिए। और फिर आपको इस पूरा चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इसका जो नोट्स होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिना 1 रुपया लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले चैप्टर में हमने केमिकल फार्मूला बनाना सिखा दिए थे, जो कि बहुत काम आने वाला है, उसको जरूर एक बार आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, बिल्कुल समझेंगे और याद क्लास में कर लेंगे, इसको घर पर याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है या अकेले ही टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम आपके लिए बोर्ड पर इस चीज़ को लिख भी देते हैं। जैसे आपके बोर्ड पर उस बात को हम लिख दिए जो आपको बताएं कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है या अकेले ही अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको यहाँ संतुलित करने के लिए 2 लगा लेंगे। ये 2 क्यों लगाए, आगे पर हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। तो देखिए क्या है कि हम कैसे डिफिनेशन बनाए, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग किया तो एक पदार्थ बना है, वही लिखे। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करता है, मतलब जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाता है या एक टूटकर दो या दो से अधिक बनाता है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हिट करते हैं तो ये CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसी को हम लिख दिए। इससे यही मेरा जो इक्वेशन था, इसी से डिफिनेशन याद की कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ या एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं या एक पदार्थ अभिक्रिया करके टूटते हैं तो उसमें कुछ विशेष परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है। तो उस बात को हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यानी बाद, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उसमें निम्नलिखित परिवर्तन देखे जाते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? जैसे रंग बदल जाता है। जैसे क्या बदल जाता है? रंग बदल जाता है, ताप बदल जाता है, ऊष्मा निकल जाता है। तो उस चीज़ को हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं पहले। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें कुछ खास परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो हम लिख के दिए। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है। कैसे? देखिए, जैसे Na सोडियम और क्लोराइड जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। देखिए ये इनका जो गुण होता है ना वो अलग होता है, Cl का गुण अलग होता है। आप इसको खा नहीं सकते, सोडियम जहरीला होता है, आप इसको खा नहीं सकते। क्लोराइड भी उसी प्रकार से इसका कुछ अलग गुण होता है। लेकिन जब ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, मतलब नमक बन जाता है, फिर देखिए हम लोग हर खाना में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके भौतिक गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ये टूटा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बना, तो कैसे निकला? तो उसी चीज़ को लिखे, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाते, रंग भी बदल जाता है। क्या होता है कि इनका जो कलर था वो कलर आपस में डिफरेंस होंगे।
गैस का उत्सर्जन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो गैस भी निकलता है और ताप में भी उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी बदल जाता है और अवक्षेप का प्राप्त होना, मतलब कुछ ऐसे प्रिसिपिटेशन बच जाते हैं जो घुलते नहीं है, नीचे में बैठ जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार देखेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होते हैं। उन 10 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनका एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर एक पार्ट बचेगा रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग निपटा देंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होते हैं। 10 प्रकार होते हैं। चलिए इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। पहला होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं। जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो इसका जो दूसरा नाम है वो साथ में लिखते चलेंगे। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। इसको जब डिटेल पढ़ेंगे तो दूसरा नाम लिखेंगे। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, इसको अवकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। फिर 10वां नंबर अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रिया। इस 10 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रिया तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, इसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। उसका ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, इसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। वियोजन डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। और द्विविस्थापन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। उपचयन या ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अपचयन इसको रिडक्शन बोलते हैं, इसको तो रिडॉक्स बोलते हैं। अपक्षेपण इसको प्रिसिपिटेशन है, वो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। पहला क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? देखिए जैसे नाम में ही छिपा हुआ है ऊष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक, ऊष्मा का निकलना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी उत्पाद क्या होता है चलिए समझते हैं। ये तीर का निशान है जो रासायनिक अभिक्रिया के डायरेक्शन को बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तीर का निशान है तो तीर के निशान की टेल की तरफ, तीर के निशान की टेल की तरफ और तीर के निशान की हेड की तरफ। अगर तीर के निशान की टेल की तरफ जो होता है उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले को अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले को अभिकारक कहते हैं, जो तीर के इस साइड होता। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले को हम लोग उत्पाद कहते हैं, या इसको प्रतिफल भी कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल के नाम से जानते हैं। तो यह आपको समझ में आया
कि जो तीर का निशान होता है ये क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के दिशा को बताने का काम करता है। और वो तीर के निशान की जो टेल की तरफ होता है उसको अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को अगर आप डिफिनेशन देखना चाहें कि अभिकारक किसको कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया करता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के जो बाद बनता है उसको हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद भी बनता है और साथ में ऊष्मा भी निकलता है उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस डिफिनेशन को हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ इसमें से कुछ ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए हम इसको या बोलेंगे कि ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, और उनमें से 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन लिख के दे देगा तो ऊष्मा निकल रहा तो ऊष्माक्षेपी। कभी कभी ये ऊष्मा ना निकल के यहाँ पास 98.6 या कुछ भी नंबर में KCl कैलोरी जूल लिख देगा, ठीक है, KCl लिख देगा, ये भी ऊष्मा का मात्रक होता है तो वो भी ऊष्मा कहलाता है। उसके साथ देखिए अगर हम CH4 मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है, H2O बनता है और साथ में ऊष्मा निकलता है। साथ में क्या निकलता है, ऊष्मा। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। CH4 मीथेन को कहते हैं, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, मीथेन का फार्मूला CH4। तो ये भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा बना, CH4 मतलब मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो CO2 प्लस H2O और प्लस में ऊष्मा निकला, ठीक है। अब अगर संतुलित करना चाहते हैं तो जैसे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पास तो आप यहाँ 2 लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए ऊष्माक्षेपी से क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव आता है कुछ, उसको इसको इरेज कर रहे हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और हम लिखेंगे नोट। इसके बारे में हम लोग नोट लिखेंगे कि ऊष्माक्षेपी से जो ऑब्जेक्टिव बनता है क्या क्या बनता है। आप लिखिएगा कि जैसे साग सब्जी का नोट देके लिखिएगा, ये नोट क्या है कि ये आपका इससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा और NCERT में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर का इस नोट में, नोट लिखा हुआ में जो लिखा मिलेगा उसमें उसका आंसर छुपा होगा। तो ये क्या है देखिएगा, ये है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो साग सब्जी होती है वो सड़ जाती है और फिर जो कंपोस्ट बनती है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। तो इस बात को आप नोट कीजिएगा कि ये क्या होता है। तो देखिए इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि साग सब्जी, जो हमारे घर में साग सब्जी होती है विघटित माने सड़ जाना, उसका जो सड़कर कंपोस्ट बन जाता है, मेन्यूर बन जाता है, तो वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी के साथ LPG को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, केरोसिन पेट्रोल को जो हवा में जलाते हैं तो वो भी कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। शोषण, सांस लेना भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि शोषण जो है ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसकी व्याख्या कीजिए, इसको डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो कैसे लिखते हैं, हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी, आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि शोषण ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया व्याख्या कीजिए। बहुतों बार ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में देखने को मिला है। तो आप वहाँ लिखिएगा कि शरीर के कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों को पता है कि शरीर की जो हम जितनी भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की। तो क्या लिखेंगे कि शरीर के कार्यों को, काम को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से, खाना से। और भोजन में हम जो कुछ भी खाते हैं वो पाचन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं और हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं को प्राप्त कर दिया, उपलब्ध करा दिए जाते हैं और ये फिर छोटे छोटे कण शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल काम करता है तो इसी तरह से वो छोटे छोटे कण शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन के और सांस के साथ लिए गए ऑक्सीजन का संयोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करके ऊर्जा मुक्त कर देते, इस प्रक्रिया को हम शोषण कहते हैं। देखिए बहुत अपने
लैंग्वेज में आसान से लिखेगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। व्याख्या कीजिए। आप क्या लिखेगा कि शरीर के कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो उसी पॉइंट को लिखेंगे कि ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में हम जो कुछ भी खाते हैं, पाचन क्रिया उसे क्या करती है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है और फिर पूरे हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं को उपलब्ध करा देती है। और वो छोटे छोटे कण जो होते हैं वो शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं और सांस के साथ लिए गए ऑक्सीजन का संयोग CO2 के साथ करके ऊर्जा मुक्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ये उसका व्याख्या हो गया। अब इसको हमको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ये एक बायोलॉजी का भी टॉपिक बनता है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? इस व्याख्या करने के बाद C6H12O6 जो किसका फार्मूला आप बताइए? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। 6H12O6 + 6O2 + 6H2। और उसके बाद ये मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ऊर्जा मुक्त होता है। ये श्वसन का इक्वेशन है। जब व्याख्या कीजिएगा तो इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। ये फार्मूला आपका ग्लूकोज का हो जाता है। ग्लूकोज तो हम जो खाते हैं अब ग्लूकोज बनता है वो ऑक्सीजन के प्रयोग में। वही बोले कि हम जो खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में। ऑक्सीजन ब्रीथ सांस के थ्रू लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में पानी तो है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर रिलीज करते हैं, पानी भी निकलता है पसीना के थ्रू और फिर हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। हम जो पाचन करते हैं तो खाना जो खाते हैं तो उसके बाद जो खाना के छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है वो श्वसन के थ्रू ही टूटता है। तो ये हो गया। अब हम लोग ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए हम दूसरी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब शोषी के मतलब सोखना, ठीक है। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस बात को लिख देते हैं बोर्ड पे। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया आपके बोर्ड पे लिख दिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को तोड़ने के लिए, इधर उत्पाद होता है, उत्पाद को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ये उत्पाद है और ऊर्जा की मदद से इसको तोड़ दिए। ये उत्पाद है, ऊर्जा की मदद से इसको तोड़ दिए। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। अपनी लैंग्वेज में ऊष्माशोषी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। जैसे इधर था 2NO, इसको हम तोड़ दिए ऊर्जा की मदद से। CH2 इसको हम तोड़ दिए। तो इधर जो ठीक है इस बगल वाले को अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को उत्पाद तोड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो संयोजन नाम में छुपा हुआ है संयोजन। तो योजन माने जुड़ना होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। मतलब दो मिला और एक यौगिक बनाया तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को यानी इधर वाले को अभिकारक को जब मिला देते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? एकल उत्पाद, मतलब अकेला उत्पाद बनेगा, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ जब मिला है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इधर सिर्फ एक ही उत्पाद बना तो उसको हम संयोजन बोलेंगे। याद रखना हमेशा एक प्रोडक्ट बनेगा। जैसे C+O2 तो CO2 बना, O2 और H2 तो 2H2 बना। अब इसको देखिए कि CO को हम लोग कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ मतलब सूखा हुआ। जो हम मार्केट से खरीद के जो चूना लाते हैं ना उसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और जब वो गीला हो जाता है ना तो उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूना, ये NCERT लिखता है बुझा हुआ चूना। अब देखिए ये कैसे हुआ? आप मार्केट से खरीद के लाए सूखा चूना मतलब CO,
ठीक है, जिसको हम क्या बोले, बिना बूझा हुआ चूना। अब इसको हम किस में डाल दिए, पानी में। अब बिना बूझा हुआ चूना को जैसे हम लोग पानी में डालें तो ये CaOH2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, गीला हो गया, CaOH का होल टू गीला चूना या बूझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखिए कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 बनता है, और इससे पहले आप देखिए कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो CO2 बना, प्लस में उष्मा निकला, मतलब ये उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आइए हम संयोजन में लिख दिए, इसका मतलब ये हुआ कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। नोट कीजिए कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम है कोयले का दहन। क्या नाम है, कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन कैसे होता है, तो ये अभिक्रिया हम लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी पर संयोजन रासायनिक अभिक्रिया पर एक प्रश्न उठता है कि ये बताइए कि जब दीवार पर हम लोग कलर कर देते हैं, देखिए अब चूना, जब दीवार पर चूना करते हैं तो चूना करने के तुरंत बाद उस पर सफ़ेदी नहीं आते, उसमें कुछ समय लगता है। तो NCERT ये पूछता है कि जब हम दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो तुरंत सफ़ेदी का पता क्यों नहीं चलता है, उसको सफ़ेदी करने, उसको मतलब कलर को गहरापन होने में समय क्यों लग जाता है। तो उसका एक प्रश्न है NCERT का, उसको हम बताने के लिए जा रहे हैं। चलिए तो उसको हम बोर्ड पर लिखते हैं। वो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है कि प्रश्न क्या था कि जब दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो कुछ समय बाद वो सफ़ेदी उभर कर क्यों आते हैं। चूना करने के बाद तुरंत पता नहीं चलता कि ये अच्छा सा हो गया, चमकदार हो गया, वो समय बीतने के साथ उस पर चमक आती है। घर में जो पेंट करते हैं तो समय बीतने के बाद उस पर चमक आती है। तो उस पर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए उस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम देखिए इससे पहले कि चूना को लेके आए मार्केट से और उसमें H2O डाले, पानी डाले तो वो क्या बन गया, CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब चूना पानी में पूरी तरह से गीला हो गया बाल्टी में, फिर हम उसको ब्रश में लेके दीवारों पर करते हैं तो वो दीवार पर जो गीला वाला चूना करके उसका क्या फार्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवारों पर पोत देते हैं तो वायु में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, नोट डाउन। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से, मतलब धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, जिससे दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3, इसके ब्रैकेट में यहाँ कर लेना, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। दीवारों पर किस धीमी गति से अभिक्रिया करती है और दीवार पर क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे दीवार पर सफ़ेदी आती है। तो ये पूछे कि दीवार पर सफ़ेदी कैसे आती है, तो वो जो आप चमक रहा है ना, वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट आप चमक रहा है। तो इसके लिए हम रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे। केमिस्ट्री बिना इक्वेशन के होगा ही नहीं, सांस भी नहीं लेना है बिना इक्वेशन के। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। ये अभिक्रिया कैसे, स्लो प्रोसेस, धीमी गति, अब इतना भी स्लो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, एक आध दिन या फिर 8 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इतना तो समय लगता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके क्या बना देती है, दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जिसकी वजह से दीवार पर क्या आती है, सफ़ेदी आती है। याद रखिएगा इसका क्या था, इसको क्या बोले थे, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोले थे बुझा हुआ चूना। ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये CaCO3, इसको हम संगमरमर कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, संगमरमर। तो चलिए इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पास समाप्त करते हैं और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो वियोजन और बाकी सब है उसके शुरू करते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, देखिए वियोजन के मतलब होता है तोड़ना। वियोजन के मतलब क्या होता है, तोड़ना। इंग्लिश में इसको डिसोसिएशन कहते हैं, मतलब जब किसी चीज़ को तोड़ देते हैं तो उसको हम वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक या पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी चीज़ को हम लिख दिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक या मतलब पदार्थ
टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है या उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये FeSO4 है, तो इसका अगर आप केमिकल नाम लिखना चाहते हैं तो आप चैप्टर से पहले एक बेसिक आया है कि किस तरह से हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे, उस सेशन को आप देख लीजिए एक बार, उसमें जो चार्ट दिया गया उसको आप याद कर लीजिए और इसका आराम से आप केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। ये क्या है, Fe मतलब आयरन, SO4 मतलब सल्फेट, मतलब ये आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो एक ये इधर वाले को हम अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक को जब हीट किया तो दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट गया तो इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो एग्जाम में पूछा जाता है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कि निम्नलिखित में कौन सा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, उसमें इक्वेशन लिखा होता है तो उसको पकड़ना होता है। तो आप इधर अभिकारक की तरफ हमेशा एक होगा, फिर यहाँ हिट पड़ेगा और टूट कर दो या दो से ज़्यादा बना रहेगा तो उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इससे ये बनता है कि जो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है वो उष्माक्षेपी का भी एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब संयोजन रासायनिक अभिक्रिया और उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल को आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। और जो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा वो ही रासायनिक अभिक्रिया किसका होगा, इसका भी हो सकता है उष्माशोषी का भी, क्योंकि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन नहीं लिखे, हम बोल देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा डेफिनेशन कि उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा का प्रयोग किया जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा का प्रयोग किया जाता है उसे उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, इसका केमिकल नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर के भी नाम से जानते हैं, इसको खड़िया के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा CaCO3 एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर, और इसको हम खड़िया के नाम से भी जानते हैं, खड़िया के नाम से भी जानते हैं। और इसको इसका केमिकल नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो CaO और CO2 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। CaO क्या है, ये बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला है। इसी तरह से PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 बनता है। तो ये किसका है, ये वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इस वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल में ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल कैसा है, उसमें वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद बात आती है, पहला देखिए कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया तीन प्रकार, उसमें वियोजन क्लियर हो गया। प्रकाशीय वियोजन ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की रोशनी में दिए तो Ag और Cl2 में टूट गया। इसका एक और एग्जांपल होगा जैसे AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम सनलाइट की रोशनी में डालते हैं तो ये 2Ag और 2Br में टूट जाता है। अब ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग याद रखिएगा, ये जो रासायनिक अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, इसका उपयोग आप यहाँ नोट करके लिख दीजिएगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में होता है। जो फोटोग्राफ होता है ब्लैक और व्हाइट, मतलब पेज व्हाइट और उस पर जो छपा हुआ होता है वो ब्लैक होता है, उसमें इसी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है, उसे हम विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए H2O है, मतलब वाटर है, इसको विद्युत के प्रयोग से H2 और O2 में तोड़ दिया तो इसको क्या बोले, विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। बहुत आसान है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया तीन प्रकार क्या था, उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा का प्रयोग हुआ हो उसे उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश का प्रयोग हुआ हो उसे प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत का प्रयोग हुआ उसे विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन लिखने से मार्क्स नहीं आएगा जब तक आप इस एग्जाम्पल को नहीं लिखते। तो अब नेक्स्ट जो मेरा है वो है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करते हैं।
तो अब आपके सामने है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया देखिए किसको कहते हैं। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया भी है। तो इसको हम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंग्लिश में एक ही नाम है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, हिंदी में कभी पूछता है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, एकल विस्थापन रासायनिक। विस्थापन का मतलब होता है जब कोई एक चीज दूसरे को उससे अलग कर देता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व मतलब अकेला होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, आयरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक अकेला होगा, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से मतलब उसके बगल में फार्मूला होगा, यौगिक मतलब जिसका कुछ ना कुछ फार्मूला होता है, तो फार्मूला से एक यौगिक को उसके बगल वाला एक तत्व हटा देगा, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, डेट मीन्स हटा देता है, उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe मतलब आयरन, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, तो आयरन कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया और खुद बन गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। फिर जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक उखाड़ फेंका और खुद इसका स्थान ले लिया। फिर जैसे जिंक है और AgNO3 में से Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा दिया, खुद उसका जगह ले लिया। अब इसको एक एग्जांपल से समझे, बेहतरीन एग्जांपल से देखिए। जैसे समझिए कि ये आपका हो गया अभिषेक बच्चन, ठीक ना, ये आपका अभिषेक बच्चन है, ठीक, ये इस तरह से आपका अभिषेक बच्चन है। अब यहाँ पास सलमान खान, ये आपका सलमान खान बॉडी वाला, और ये आपकी ऐश्वर्या राय, ये आपकी क्या है, ऐश्वर्या राय। तो आप देखिए ये आपकी ऐश्वर्या राय, ये आपकी ऐश्वर्या राय हो गई, लिपस्टिक लगी हुई, और ये आपका अभिषेक बच्चन, ये आपका अभिषेक बच्चन है, ये सलमान खान है, ये ऐश्वर्या राय। अब क्या होगा कि ये सलमान खान और ऐश्वर्या राय ये दोनों साथ में, और अभिषेक बच्चन, तो अभिषेक बच्चन की फैमिली मजबूत थी, सलमान खान अमिताभ बच्चन इनके फादर थे, तो अभिषेक बच्चन की फैमिली मजबूत थी, तो ऐश्वर्या राय सलमान खान से ऐश्वर्या राय को लेके निकल पड़ी और इनसे इसकी शादी हो गई। मतलब कि यहाँ वाला मजबूत होना चाहिए। अब देखिए ये सलमान खान था, सलमान खान कमज़ोर पड़ गया, इसलिए अभिषेक बच्चन इसको लेके चले गए। अगर यहाँ पास कोई मजबूत वाला होता तो ये इनको लेके नहीं जा पाते। मतलब क्या कि जब यौगिक हो और यौगिक कमज़ोर हो तभी वो तत्व हटा सकता है, अब मजबूत वाले को नहीं हटा सकता। जैसे हम अगर यहाँ पास सपोज करिए कि यहाँ पास हम होते, ठीक है, मेरा नाम राजीव है, अगर यहाँ पास हम होते और जाते ऐश्वर्या राय को लाने के लिए, तो पकड़ के थकोस दिए जाते, क्योंकि मेरी इससे ज़्यादा पावर नहीं थी। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ वाले जो तत्व होंगे और यहाँ जो यौगिक में जो एक यौगिक को हटाना चाहता है, तो यहाँ वाले से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, तभी उसको हटा सकते। तो आप कैसे, जैसे यहाँ पास आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर दिया, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर दिया, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को अलग कर दिया। ऐसा इसलिए हो पाया कि ये जो यौगिक था आयरन, जिंक, तो ये इससे कॉपर सल्फेट के कॉपर से ज़्यादा मजबूत था, इसलिए उसको हटा दिया। तो अब कैसे हम समझे कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है, क्योंकि यहाँ तो उसकी पोटेंशियल ताकत लिखी नहीं है। तो उसके लिए एक सीरीज आता है जिसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सीरीज में जो जितना ऊपर होता है वो उतना मजबूत होता है, और जो जितना नीचे होता है वो उतना कमजोर होता है। डेट मीन्स ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकता है। मतलब यहाँ से अगर ऐसा लिखा जाए कि K2SO4, ठीक है, ऐसा लिखा जाए K2SO4, अब प्लस यहाँ पर लिखा जाए कैल्शियम, तो कैल्शियम K से नीचे है तो इसको नहीं हटा सकता, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा मजबूत, तो ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकता, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। जैसे इसमें यहाँ आयरन था, यहाँ कॉपर था, तो आयरन देखिए, आयरन यहाँ है और कॉपर देखिए यहाँ है, तो आयरन कॉपर से ऊपर है इसलिए इसको हटा दिया। जिंक और कॉपर, तो जिंक देखिए कहाँ है, जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ, तो इसलिए इसको हटा दिया। जैसे सिल्वर, जिंक और सिल्वर, तो सिल्वर देखिए बिल्कुल नीचे, जिंक यहाँ, इसलिए इसको हटा दिया। मतलब ऊपर वाला जो होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, नीचे वाले को हटा। इसी को अगर हम उल्टा के लिख देते, इस इक्वेशन को हम कॉपर यहाँ लिख देते और FeSO4 यहाँ लिख देते,
फिर कहते क्या बनता, तो ये विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता, क्योंकि कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है, और आयरन कहाँ है, तो आयरन यहाँ पास है, तो नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। तो इस सीरीज को याद रखना बहुत जरूरी। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए खतरनाक सा ट्रिक है। देखिए क्या कहता है, काशीनाथ का माली, mg मतलब माली, आलू जरा फीका परखता है, फीका मानी कम, फीका परखता है, कौन है आगे आओ। क्या है ट्रिक, सरिता सैनी का काशीनाथ का माली, आलू जरा फीका परखता है, कौन है आगे आओ। चलो इसको लिख के दिखाते। काशी मतलब के मतलब पोटासियम, नाथ मतलब Na मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, माली मतलब Mg के मतलब होता है मैग्नीशियम, आलू से Al मतलब एल्युमिनियम, जरा से जिंक, फीका से Fe मतलब आयरन, परखता से Pb मतलब लेड, है से हाइड्रोजन, कौन से Cu मतलब कॉपर, आगे से Ag मतलब सिल्वर, आओ से Au मतलब गोल्ड। अब यहाँ से इसको लिखना कैसे है, देखिए बिना देखे इसको ऐसे लिखेंगे। जब ऐसे 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा याद आ जाएगा। काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीका परखता है, कौन है एक साथ, कौन है आगे आओ। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ऊपर से नीचे चले जाएंगे, तो नीचे होगा तो Fe को इसके नीचे पूरा लिखते हुए चले जाएंगे। ट्रिक समझ में आया। काशीनाथ का माली, आलू जरा फीका परखता है, कौन है आगे आओ, आज उसकी खैर नहीं है। तो इसी तरह से ये विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि विस्थापन के बाद क्या होता है। एक बार आप रिपीट कीजिए, 10 रासायनिक अभिक्रिया के नाम बोलिए। पहला था क्या, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके बाद हम क्या पढ़ाने वाले। तो विस्थापन के बाद द्विविस्थापन शुरू करते हैं। तो द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, या इसका जो दूसरा नाम है, निक नाम है, वो है उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो कभी एग्जाम में क्या होता है कि द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया ना पूछ के उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया पूछ देते, तो इन दोनों नाम को याद रखना है। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान होता है। या आयन क्या है, तो आयन हम पहले ही पढ़े थे, जो इस चैप्टर को शुरू होने से पहले जो बेसिक पार्ट था केमिकल फार्मूला बनाने का, उसमें हम लोग 2 देखे थे, एक कैटायन देखे थे, एक एनायन देखे थे। मतलब एक धनायन देखे थे जिस पर प्लस चार्ज होता था, एक ऋणायन देखे थे जिस पर माइनस चार्ज होता था। तो चार्ज जो प्लस और माइनस होता है उसी को हम लोग आयन कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान मतलब अदल बदल होता है उसे हम द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 को BaCl से कराए तो NaCl प्लस BaSO4 बन गया। K2SO4 तो Na2 का केमिकल नाम आप यहाँ लिखिएगा, ये हम नहीं लिख रहे, आप लिख सकते हैं। Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, इसका नाम सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना। K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड को जो आपस में रिएक्शन कराए तो पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना। अब ये आयन का आदान प्रदान कहाँ दिख रहा, तो चलो इस रिएक्शन में हम इसको दिखाते हैं। तो चलो, तो Na2SO4 और BaCl2 से आगे कैसे बन गया, तो इसको समझिएगा। आयन का आदान प्रदान जो छुपा हुआ उसको दिखाते। देखिए आप पता है कि आपको Na का जब याद कीजिएगा ना कि Na पर कितना चार्ज होता है, तो Na+2, Na+1, सोडियम Na+1। आप याद कीजिएगा उस चार्ट को जो पहले लेक्चर में पढ़ा है। SO4 का होता है SO4-2। फिर इसको अगर तोड़िएगा तो बेरियम का Ba+2 होता है और क्लोराइड का Cl-1 होता है। अब प्लस वाले माइनस वाले के साथ मिलेगा, माइनस वाले प्लस वाले के साथ मिलेगा। तो ये Na+ इधर वाला इसके माइनस के साथ मिलेगा, इस पर भी एक चार्ज, इस पर भी एक चार्ज, तो प्लस माइनस कैंसिल क्या हो गया, NaCl हो गया। फिर देखिए ये प्लस वाला इसके साथ मिलेगा तो बेरियम पर भी 2 प्लस, सल्फेट पर भी 2 प्लस, तो इसका प्लस इसके साथ आ जाएगा, इसका माइनस इसके साथ जाके दोनों का डबल डबल कैंसिल, तो BaSO4। ऐसे आयन का आदान प्रदान हुआ। फिर इसमें देखते हैं कि K2SO4 में कैसे हुआ। सेम इसी तरह से K मतलब पोटासियम K+1, SO4 मतलब सल्फेट -2, बेरियम Ba+2, क्लोराइड Cl-1। अब प्लस वाले को माइनस वाले के साथ करते हैं तो देखिए क्या होता है।
तो क्या होगा कि ये पोटासियम के प्लस है, तो के प्लस किसके साथ जाके मिलेगा, Cl के साथ। तो इसके साथ +1, अब इसके साथ में ये प्लस उसके साथ जाएगा, उसके दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो KCl SO4 माइनस Ba+2, तो इसका माइनस इसके साथ गया, इसका प्लस इसके साथ आया, तो दोनों कैंसिल होकर क्या बन गया, BaSO4। तो आयन का आदान प्रदान ऐसे हो। आप और भी कुछ लेके आप बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब दो इधर एक पूरा का पूरा कंपाउंड ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं कि MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, अब प्लस इधर ले लेते H2O मतलब पानी। अब इसमें ये द्विविस्थापन कैसे बनेगा, तो इसको हम बना सकते हैं आराम से कि आगे क्या बनेगा, बस चार्ट याद होना चाहिए। मैग्नीशियम का Mg+2 होगा और क्लोराइड का Cl-1 होगा। हमेशा जो पानी होता है ना H2O वाटर, वो H+ और OH- में टूटता है। अब माइनस वाला प्लस वाले के साथ जाएगा, ये देखिए इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो इसका एक माइनस इसके साथ आ जाएगा, इसका एक प्लस उसके साथ। तो देखिए Mg इसका एक इसके साथ आ गया, इसका आयन इसके साथ नंबर के रूप में आ गया, E+2 उसके साथ चला गया, तो OH का होल 2। अब इसको अगर फार्मूला बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे Mg+2 नीचे और OH का -1 नीचे, इसका इसके साथ गया, इसका इसके साथ गया, तो Mg1 और OH का होल 2 इस तरह से बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या बचा आपका C और N, इसका एक इसका खत्म हो गया, तो क्या बच गया HCl। ऐसा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले पार्ट को लेकर मिलते हैं। अगर आपको क्लास 10 की पूरी केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़नी है नोट के साथ, जैसे ये चैप्टर आप क्लास में नोट बना सकते हैं, ये सबसे बेस्ट नोट होगा, लेकिन आपको फिर भी लिखा हुआ नोट चाहिए, तो जैसे इस चैप्टर का लास्ट वाला होगा आपका लेक्चर, तो उसमें आपको पूरा नोट इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन यहाँ तक पढ़ चुके। अब हम इस लेक्चर में उपचयन और अपचयन, जो रासायनिक अभिक्रिया के 7वां और 8वां भाग है, उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के रासायनिक अभिक्रिया के 7वें और 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। तो बड़ी आराम से समझिएगा क्या है 7वां, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, या इसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। कभी कभी एग्जाम में उपचयन ना लिख के ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया लिखा होता है, और कभी कभी ऑक्सीकरण ना लिख के उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, कभी कभी जो है ना उपचयन ना लिख के ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, इसको उल्टा पुल्टा दिया है। तो दोनों नाम को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है मेरा उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए जितना भी हम लिखाए हैं उन सब के डिफिनेशन में मेरा तकिया कलाम बन चुका है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, इतना तो सबको याद है। उसके बाद किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, मतलब ऑक्सीजन बढ़ता हो, ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन की कमी होती हो, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन इंक्रीज होता हो और हाइड्रोजन डिक्रीज होता है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये कॉपर है और ऑक्सीजन, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराए तो आगे जाके क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। देखिए ये कॉपर अकेला था, इधर गए तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब ये कैसा रासायनिक अभिक्रिया है, ये सर उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। CH4 इसका नाम मीथेन है। CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। जब मीथेन की रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है। तो यहाँ देखिए CH4, इसमें हाइड्रोजन था, कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन था, जब यहाँ गया तो हाइड्रोजन निकल के क्या बन गया, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसका है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, इसका क्या नाम है, अपचयन। वो उपचयन है, ये अपचयन। देखिए एनसीईआरटी की भाषा है, हम आपको फुल एनसीईआरटी दे रहे हैं। ये अपचयन और उपचयन ये जो है ना ऑक्सीकरण या अवकरण को कहते हैं। तो एनसीईआरटी की भाषा इसलिए बोलना थोड़ा टफ है। ऊ है तो उपचयन, अ है तो अपचयन। अपचयन जिसका दूसरा नाम अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, रिडक्शन केमिकल रिएक्शन है, वह रासायनिक जस्ट उसका ऑपोजिट है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, दैट मीन्स ऑक्सीजन डिक्रीज करता हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, दैट मीन्स हाइड्रोजन इंक्रीज करता हो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा है और कहाँ ऑक्सीजन घट रहा है। तो
तो ये देखिए कॉपर ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ कराते तो ये सिर्फ इधर कॉपर बचता, मतलब इसमें से ऑक्सीजन घट गया और ये H2 अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ के वाटर बना लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसमें ऑक्सीजन कमी हो रही है। Br मतलब ब्रोमाइड, H मतलब हाइड्रोजन। जब ब्रोमाइड का हाइड्रोजन के साथ अभी क्या कराते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेता, मतलब Br में हाइड्रोजन जुट गया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके आगे वाले पोर्शन की। तो अब हम लोग देखेंगे कि अपचयन रासायनिक अभिक्रिया के बाद रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया का हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम होता है, इसको हम रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब आप क्लास 11th में साइंस रखिएगा स्ट्रीम में और पढ़ने जाइएगा तो वहाँ आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मिलेगा वो रेडॉक्स नाम से ही मिलेगा। तो रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का उपचयन और अपचयन दोनों, इससे पहले हम जो पढ़े उपचयन अपचयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है अभिकारक का और अपचयन भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का, मतलब इधर जो रहता है उसको देखेंगे, अभिकारक का उपचयन भी हो रहा और अपचयन भी हो रहा। डेट मीन ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन कमी दोनों हो रहा, तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल देखिए, इसको और बेहतर तरीके से समझते। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को इधर जाके देखिए तो कॉपर बचा, ऑक्सीजन कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, तो इसको हम बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन कमी, हम उसको क्या बोलेंगे, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि तो इसको बोलेंगे अपचयन मतलब अवकरण। क्या बोलेंगे, अपचयन मतलब अवकरण। तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही तो इसे हम अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा। ये देखिए हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब इसका क्या हो रहा है, उपचयन। तो हम क्या बोले, इधर नहीं देखना, सिर्फ किसको देखना, अभिकारक को। हमको पता है कि एक तीर का निशान होता है और तीर के निशान के टेल की तरफ हो जाए तो उसको अभिकारक कहते हैं और हेड की तरफ वाले को उत्पाद कहते हैं। तो इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक का उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, इसका मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है और इधर जाके सिर्फ क्या बचा, जिंक बचा। किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये देखिए कार्बन है, इधर जाके कार्बन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसका मतलब इसका क्या हो रहा, उपचयन हो रहा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा, डेट मीन्स इसको हम रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कैसा, आपको क्या समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण, देखिए अवक्षेप के मतलब ये होता है कुछ चीजों का बैठ जाना। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको हम प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, पीपीटी, प्रिसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का मतलब हो गया अघुलनशील, वैसा चीज जो पानी में घुलता नहीं है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील तत्व का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसका पूरा नाम क्या है, लेड नाइट्रेट है। अगर आपको केमिकल देख के नाम नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरे बायो में जाइए और चेक कीजिए, एक लेक्चर आया है केमिकल फार्मूला को बनाने वाला, हाउ टू मेक एनी केमिकल फार्मूला। उस पूरे लेक्चर को जो मात्र 10 से 12 मिनट का है उसको देखिए और केमिकल फार्मूला से नाम बनाने के लिए सीख जाइए, क्योंकि आप जब एग्जाम में जाइएगा तो इन सारे के नीचे इसका नाम लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे PbNO3 हम यहाँ नहीं लिख रहे लेकिन आपको लिखना है, PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट इसका नाम है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड। इसका कलर पीला होता है। ये लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, पीला होता है। और ये तीर का निशान बता रहा है ये पैंदी में बैठ चुका है, डेट मीन्स ये अघुलनशील है। और 2KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट ये बाय प्रोडक्ट में बन जाता है। तो लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है,
लेड आयोडाइड बनता है और ये कलर में पीला होता है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, AgCl बनता है, मतलब सिल्वर क्लोराइड बनता है और ये पेंदी में बैठ जाता है, मतलब इसका कलर वाइट होता है। कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है और ये भी पेंदी में बैठ जाता है, मतलब ये भी अघुलनशील है। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4, मतलब इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं और ये एक एसिड है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो BaSO4 बेरियम सल्फाइड बनता है। इसका भी कलर श्वेत होता है, दैट मीन्स व्हाइट। इसका भी कलर श्वेत मतलब व्हाइट होता है, ठीक है। इसका कलर श्वेत होता है लेकिन जब धूप में रखते हैं तो थोड़ा धूसर रंग का बदल जाता है। तो बेरियम सल्फेट भी पेंदी में बैठ जाता है। तो जिसके नीचे तीर का निशान लगा होता है उसको अवक्षेपण बोलते हैं, मतलब वो पेंदी में बैठ चुका है। और जिस पर ऐसे तीर का निशान लगा था ऊपर, इसका मतलब उसमें उष्मा छेपी हो रहा, उष्मा बन के उड़ रहा। तो कैसा लगा आपको? इस तरह से हमारे पहले चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार वो खत्म हो चुका। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे रासायनिक समीकरण, जो इससे छोटा और मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसको कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत और सूत्र की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझिए क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा पदार्थ, ये रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये जो भाग ले रहा, तो इसका संक्षिप्त निरूपण मतलब इसको छोटा कर देना संकेत और सूत्र की मदद से, संकेत और सूत्र की मदद से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। फिर से बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का संकेत और सूत्र की सहायता से संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे छोटा करते हैं, ये देखिए मैग्नीशियम और प्लस ऑक्साइड ये आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको रासायनिक समीकरण बनाना है तो संकेत और सूत्र की मदद से। तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है तो Mg लिख दिए। ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। अच्छा, ऑक्सीजन को O नहीं लिख के O2 क्यों लिखे? क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि अणु के प्रकार होते हैं, एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु, चतुष्परमाणु अणु और बहुपरमाणु अणु। तो उसमें से जो द्विपरमाणु अणु है उसके कुछ नाम है, जैसे नाइट्रोजन ये कभी अकेला नहीं रहता, ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं रहता है, ठीक है, क्लोरीन कभी अकेला नहीं रहता, तो इसे हम द्विपरमाणु अणु कहते हैं। तो हाइड्रोजन भी अकेला नहीं, H2, तो इन सब को हम हमेशा 2 लगा के लिखते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन को O2, ऑक्साइड को O2 लिखे। अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखने के लिए तो आप मेरे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको किस तरह से केमिकल फार्मूला बनाया जाता है उसको डाल दिया जाएगा। एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, फिर आपको और आसान हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए Mg, अब 2 लिख दिए, संतुलित है। तो यही क्या कहलाया उसका रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत और सूत्र की सहायता से उसका छोटा निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए अब यहाँ पास क्या है, जिंक है, तो जिंक के लिए हम Zn लिखते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर के लिए Ag, नाइट्रेट के लिए NO3, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट बनाता है, जिंक ZnNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो ये उसका क्या कहला गया, ये उसका कहला गया रासायनिक समीकरण। तो समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से ढेर सारा NCERT के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ, उसको पहले रासायनिक समीकरण करके फिर संतुलित करते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं कि वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होता है, उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं होता तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसे हम संतुलित बनाते हैं। तो चलिए आगे के पार्ट को हम बोर्ड पे लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण हम बता दिए कि 2 तरह के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन।
संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद में समान हो। अब ये जानते हैं कि ये जो तीर का निशान है इसके इधर जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के इधर जो बनता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया, ये पूरा अभिक्रिया अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद में समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रसायन। बिल्कुल आसानी से। और अगर सिंपल डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही लिखिएगा कि रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग ले रही है उसके अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ में अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहले हम डिफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। सेम बात में असमान लगा दो, मतलब रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ में अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित को कैसे संतुलित बोल दिए कि यहाँ पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिख दिए, क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर भी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब सामने में 2 लगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 1 से गुना किए 2, 2 को 1 से गुना किए 2। तो ये देखिए अभिकारक की तरफ भी 2 हाइड्रोजन के परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर भी क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर भी क्लोरीन के 2 परमाणु, मतलब ये क्या है, संतुलित है, बैलेंस है। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, Al2SO4 का होल मतलब एल्युमिनियम सल्फेट। तो अब देखिए इधर भी यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 एकम 3, ये 3 इसके 2 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6, इधर भी 6, मतलब इधर बेरियम, किधर बेरियम, अभिकारक की तरफ बेरियम 3 है और क्लोरीन 6 है। इधर जब आए तो इधर भी बेरियम 3 है और क्लोरीन 6 है, ये दोनों इक्वल है। फिर इधर अभिकारक की तरफ एल्युमिनियम 2 है, ये देखिए। अब ये जो ब्रैकेट लगा है यहाँ कुछ नहीं तो क्या, तो ये 3 पूरे ब्रैकेट से गुना हो जाता है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो एल्युमिनियम इधर 2 और एल्युमिनियम इधर भी 2, सल्फर इधर 3, सल्फर इधर भी 3, ऑक्सीजन इधर 12, ऑक्सीजन इधर भी 12। इसका मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायन। कैसे डिफिनेशन बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ में अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान है, बराबर है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि सेम बात कि वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या, मतलब अलग अलग जो तत्व अभिकारक में भाग लेगा उसके परमाणु की संख्या अभिक्रिया के अभिकारक, मतलब तीर के इधर वाले अभिकारक इधर वाले उत्पाद में समान नहीं हो, बराबर नहीं हो, डेट मीन्स असमान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखिए इसी से एक एग्जाम्पल उठा लिए और इसको चेक कीजिए। जैसे ये बेरियम है तो यहाँ बेरियम कितना 1 पीस है, क्लोरीन की परमाणु कितना 2 है, तो इधर 1 2 हो गया। फिर इधर ये एल्युमिनियम Al ये क्या है 2 है, और इधर सल्फर देखिए तो यहाँ पास 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3, और ऑक्सीजन 12, तो ये LHS तरफ तीर के इधर वाले को LHS बोलेंगे, बेरियम RHS की तरफ हम लिख रहे हैं तीर के उधर। बेरियम कितना 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4, तो बेरियम 1 बेरियम 1। आप देखिए ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 12, आगे भी लिख देते एल्युमिनियम 1 और क्लोरीन 3, तो दोनों तरफ देखिए परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन एक बात होती है, जो समीकरण असंतुलित होगा उनको आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित के लिए पूरा चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि संतुलित कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ बात है जिसको हम बता देते हैं, ये तीर के निशान के बारे में एक बार फिर से। ये तीर का निशान है, ये क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में के बीच में जो तीर का निशान होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के दिशा को बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रहा है। आगे जाइएगा आप तो आपको इस तरह का भी तीर देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब ये दोनों दिशाएं में हो रही है, इसको रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों दिशा में हो रही है, पर अभी फिलहाल आपको पूरी क्लास 10 में इस तरह का तीर का निशान देखने को मिलता है। तो ये क्या बताता है, तीर का निशान क्या बताता है, ये रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के दिशा को बताता है। अब तीर के हेड की तरफ हमेशा क्या होता है बताइए, आप पहले बता चुके उत्पाद होता है। क्या होता है उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट। और इस तीर के टेल की तरफ क्या होता है, इस टेल की तरफ अभिकारक होता है,
इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अभिकारक होता है, ठीक है, और अभिकारक, हाँ। उत्पाद का दूसरा नाम भी होता है प्रतिफल, इसको प्रतिफल भी कहते हैं, प्रतिफल। तो तीर का निशान क्या करता है, रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर के टेल की तरफ अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है। तीर के हेड की तरफ उत्पाद, प्रतिफल, प्रोडक्ट होता है। अब इस पर कैटलिस्ट रहता है, वो आगे की बात है। तो ये आपको समझ में आया। अच्छा, ये तीर के निशान के इधर वाले को हम लोग LHS कह देते हैं और तीर के निशान के इधर वाले को RHS कह देते हैं। और जब LHS और RHS में परमाणु की संख्या बराबर हो जाए तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर बराबर ना हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब एक सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि NCERT का सवाल है। NCERT के क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे, NCERT के सारे सवालों को इस लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर के बाद और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको NCERT सॉल्यूशन भी मैथ बूस्टर 3.0 पे मैथ का भी और केमिस्ट्री का भी सारा NCERT सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कई बार, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो उसके बारे में हम लिखते हैं, जो कि VBI क्वेश्चन है इस चैप्टर के, कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो चलिए उसको हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो हम संतुलित करते हैं तो एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, जिसको देने वाले का नाम प्राउस्ट था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसी को हम लिखे हैं कि क्वेश्चन है बहुत, देखिए आप, ये VBI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया केमिस्ट्री में कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके देने वाले का नाम प्राउस्ट था। क्या नाम था? प्राउस्ट। क्लास 9th में है। तो ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया, ये क्लास 10th में नहीं है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता और ना ही विनाश, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण। अर्थात अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको बस इतना लिख देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश, जो कि हमें द्रव्यमान संरक्षण बताता है। अर्थात अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक, जरूर बताइएगा कमेंट में। संक्षारण क्रॉसिंग, देखिए संक्षारण के जो मेन मीनिंग होता है, जो इसके माना होता है, वो होता है जंग का लगना, जंग लगना। संक्षारण के मतलब क्या होता है? जंग लगना। तो आज हम लोग जंग के बारे में पढ़ेंगे, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। तो संक्षारण को क्रॉसिंग कहते हैं। संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु, अम्ल, कोई धातु जो मेटल होता या अम्ल, एसिड, आर्द्रता, आर्द्रता बोलते हैं नमी, नमी किसको बोलते हैं? हवा में जो पानी की मात्रा होती है उसी को हम आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु, अम्ल, आर्द्रता, नमी से संपर्क कर संक्षारित हो जाता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारित हो जाता है, डेट मीन्स जंग लग जाता है। तो समझ गए संक्षारण किसको कहते हैं? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई धातु या अम्ल नमी से संपर्क करके संक्षारित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल लीजिए। ये एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम बताएगा। देखिए इसमें जो हम जो पढ़ा रहे हैं और एग्जाम्पल जो लिख रहे हैं वो एग्जाम्पल NCERT से उठाया हुआ एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। एक बार एग्जाम्पल में पूछा गया कि चांदी के ऊपर किस तरह की परत जम जाती है, तो चांदी के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। तो देखिए लोहे के वस्तु पर जंग लगना, ये किसका एग्जाम्पल है? संक्षारण का। चांदी के ऊपर काली परत का जमना, ये भी संक्षारण है। अब देखिए संक्षारण लगने के लिए दो चीज होना बहुत ही जरूरी है, हवा और पानी। यहाँ देखिए संक्षारण के लिए हवा, पानी दोनों आवश्यक है। हवा मतलब ऑक्सीजन, तो संक्षारण के लिए हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। जब तक कोई लोहा पर जंग तभी लगता है कि जब वो हवा में कंटिन्यू है और उस पर पानी के भी अंश पड़ रही है, तब उस चीज़ पर जंग लगता है, और नहीं तो जंग नहीं लगेगा। तो जंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अब जंग से बचने के उपाय भी 2 नंबर में पूछ देते हैं कि संक्षारण से बचने के 2 उपाय लिखे, 2 नंबर में होता है। तो संक्षारण से बचने के उपाय के लिए हम लोग चीज़ों को पेंट करते हैं। आप देखे होंगे घर में लोहा को पेंट किया जाता है। पेंट क्यों करते हैं? ताकि उस पर जंग ना लगे। तो संक्षारण से बचने के लिए पेंट करते हैं। एक आता है जस्तीकरण, जस्ता की परत चढ़ाकर,
मतलब जस्तीकरण क्या, जस्ता मतलब जिंक, Zn30 जिसकी परमाणु संख्या 30 होती है, जिंक को हिंदी में हम लोग जस्ता कहते हैं। तो किसी भी धातु पर जब जस्ता की परत चढ़ाते हैं उसे हम जस्तीकरण कहते हैं। अब मार्केट में एक लोहा भी आया है जिस पर पहले से जस्ता की परत चढ़ी हुई रहती है, फिर उसका हम लोग वेंटिलेटर वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा मिश्र धातु बनाकर, मतलब जब मिश्र धातु किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो जब लोहा को मिश्र धातु बना देते तब उस पर जंग का कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप जानेंगे कि जंग का फार्मूला Fe2O3 होता है, जंग का फार्मूला, अगर जंग लोहा पर लग जाए तो जंग का फार्मूला Fe2O3 होता है। अगर इसका आप कलर जानेगा तो इसका कलर ब्राउन रंग का होता है, भूरा रंग का। कैसा होता है, हल्का भूरा, हल्का भूरा, ठीक है, लाइटली ब्राउन, हल्का भूरा कलर होता है। चलिए अब इसके आगे वाले टॉपिक को जो है उसको देखते हैं। नया पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी, जब कोई चीज सड़ता है ना उसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। पहले देखिए क्या बोल रहा है कि तेलीय खाद्य पदार्थ को, तेलीय खाद्य पदार्थ मतलब तेल से बने हुए सामान को, तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वह उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उपचयित मतलब सड़कर, विकृत गंधी मतलब महकने लगता है। तो विकृत गंधिता किसको कहते हैं, तेलीय खाद्य पदार्थ मतलब तेल से बने हुए सामान को, तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक हम लोग रखते हैं तो वह उपचयित होकर सड़कर विकृत गंधिता मतलब महकने लगता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बचने के क्या उपाय है वो देखिए कि तेलीय खाद्य पदार्थ को उपचयन से, मतलब उपचयन मतलब सड़ने से, उपचयन से रोकने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक कौन सा गैस है, नाइट्रोजन को हम लोग कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक गैस, नाइट्रोजन मिलाया जाता है ताकि लंबे समय तक उसका स्वाद बना रहे। तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि एक कुरकुरे आता है जिसका नाम है लेज। तो लेज जो आता है ना वो 5 रुपये में आता है। अब 5 रुपये में लेज में 5 से 7 पीस होता है। अगर 5 लोग, हम लोग 5 दोस्त हैं और सब के पास 1-1 रुपया है, हम लोग 1-1 रुपया मिला के एक कुरकुरे खरीद लेते, एक लेज खरीद लेते, चलो लेज ले लो, मिल बांट के खाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा कि 5 आदमी को वो लेज पूरेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें इतना कम मात्रा में होता है, हवा भरा रहता है। वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन भरा रहता है। कुरकुरे की पन्नी में क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन भरा रहता है। वो इसलिए भरते हैं क्योंकि अगर ये बहुत दिनों तक रह जाए तो खराब ना हो, तो उसी चीज़ कहते हैं। तो तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, मतलब सड़कर महकने लगता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उससे बचने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक गैस नाइट्रोजन मिलाया जाता है ताकि लंबे समय तक उसका स्वाद बना रहे, जैसे चिप्स है, नमकीन है और वनस्पति तेल वगैरह वगैरह। इन सबों में हम लोग क्या मिलाते हैं, बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि चिप्स की पन्नी में कौन सी गैस भरी रहती है, तो अब आप बताइए कौन सी गैस भरी रहती है, सही बोले। अब देखिए अब जो है ना, इस यहाँ से मेरा जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका थ्योरेटिकल वाला सारा पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक लेक्चर में असंतुलित से संतुलित करना सीखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से एनसीईआरटी को सवाल को लेंगे और करेंगे। अब इस लेक्चर के, क्योंकि लेक्चर को हम एंड करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट सारा खत्म हो गया, तो इस लेक्चर के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में जाके केमिस्ट्री के इस चैप्टर के सारे नोट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बिना भी एक पैसा गवाए। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। बिना देरी के शुरू करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम जब संतुलित करते हैं तो उनके लिए एक विधि का इस्तेमाल होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उनके लिए एक विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम है, हिट एंड ट्रायल विधि। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल करते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्का तुक्की, कुछ भी कीजिए संतुलित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हिट एंड ट्रायल विधि से इसको संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित करते हैं, आप देखिए हर तत्व के परमाणु की संख्या को गिन लेना। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है तो 1 है, जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास 1 होता है। एन के पास कुछ नहीं है तो एन के पास 1 है। ऑक्सीजन के पास कितना है, 3। ये जो HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल था, इसके हर तत्व के अलग अलग परमाणु को पहले हम गिन के एक डब्बा में पैक कर देते हैं।
फिर यहाँ प्लस है तो प्लस वैसे ही दे देते। फिर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम के पास कुछ नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन, यहाँ से जब ऑक्सीजन लिखे तो इस ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पास 2 है तो इस 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2। फिर हाइड्रोजन, इसी तरह से हाइड्रोजन के पास 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। आप गिन सकते हैं इस तरह से बिल्कुल। फिर यहाँ पास आप तीर का निशान लगा दीजिए और इस तरफ वाले को गिन लीजिए। कैल्शियम कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। नाइट्रोजन कितना है, कुछ नहीं, 2 है, यहाँ 1 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है तो 3 दूना 6 है, गिन लिए। कोई दिक्कत किसी तरह का गिनने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिएगा कि ये हिट एंड ट्रायल विधि है। अब देखिए फिर प्लस है, बीच में प्लस दे दिया। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है। ऑक्सीजन कितना, 1 है, गिन लिए। गिनने के बाद अब देखिए कि क्या ये संतुलित है या असंतुलित। इधर हाइड्रोजन 1 और 2 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये असंतुलित है। तो इसको हमें क्या करना है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ये क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर करते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण के संतुलित करना, ये कभी कभी जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है तो केमिस्ट्री के 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इस सवाल को डाल दिया जाता है। तो बड़े इत्मीनान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब यहाँ से देखिए कैल्शियम 1 है और यहाँ 2 है और इधर कितना है 2, तो हमें बराबर करना। अगर हम इसको 2 से कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 2 4, इधर भी 2 से कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 2 से जब हम यहाँ गुना करेंगे, गुना का इस्तेमाल करना, तो इस सारा का सारा डिब्बा का हर परमाणु गुना हो जाएगा। 2 से इसको गुना कर दिए तो 2 एकम 2, 2 से इसको गुना कर दिए 2 एकम 2, 2 से इसको गुना कर दिए 2 तिया 6, तो ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया। यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर शुरू से गिनेंगे, हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, हाइड्रोजन इधर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन का काम तमाम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन इधर 2 है और नाइट्रोजन इधर 2 है। भाई साहब ये तो पहले से संतुलित है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 2 है, 8 है। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 2 8 है, ये तो मजे की बात है। कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है, ये अब हो गया संतुलित। तो इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। अब संतुलित करने के बाद आपको लिखना कैसे है, तो देखिए यहाँ पास लिख दीजिएगा संतुलित समीकरण। क्या लिखिएगा, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण लिखने के बाद ये पूरे समीकरण को नीचे में लिख दीजिए, HNO3 प्लस CaOH का होल 2 प्लस तीर का निशान कैल्शियम नाइट्रेट, CnO3 का होल 2 कैल्शियम नाइट्रेट अब प्लस वाटर। अब देखिए इससे पहले HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल से पहले क्या लगाए 2, तो आपको यहाँ लगा देना है 2। उसके बाद इससे पहले H2O से पहले 2, तो यहाँ 2। ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अब दूसरा सवाल हम लोग उठाते हैं संतुलित के लिए। अब हम लोग इस 2 क्वेश्चन को संतुलित करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने से जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले Na मतलब सोडियम, तो Na कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना 1 है, और हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन भी 1 है। हम लोग गिन लिए इसको, गिनने के बाद फिर प्लस दे दिए। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। सल्फर यहाँ कितना है, सल्फर यहाँ 1 है। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 4 है। फिर आगे बढ़े, पहला में नाइट्रोजन कितना N 2 है। सल्फर कितना, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना, तो ऑक्सीजन 4 है। सबको लिख दिए। लिखने के बाद फिर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना, 1 है। अब उसी तरह से हम लोग इसको संतुलित करेंगे। इधर सोडियम 1 पीस है, इधर सोडियम 2 पीस है। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये डब्बा वाला हर 2 से गुना हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ से देखिए इधर भी सोडियम 2 और इधर भी सोडियम 2, सोडियम का
काम हो गया तमाम। अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 4 है, तो 2 4 6 हो गया। ऑक्सीजन इधर 2, इधर 1 तो 5, तो 6 करना तो यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए। 2 को इससे करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 को इससे किए 2 एकम 2। अब ऑक्सीजन को गिनिए, सोडियम तो पहले से क्लियर, 2 और 4 6, और 4 और 2 6, ये भी हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन इधर कितना है, 1 और 2, 2 और 2 4 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, बहुत अच्छा। फिर यहाँ से देखिए सल्फर 1 है, सल्फर नहीं है, ये आपका हो गया संतुलित समीकरण। ऊपर वाले को यहाँ पास आप लिख दीजिए संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। और उसके बाद ऊपर में जो लिखा हुआ है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट और वाटर। इतना लिखने के बाद इससे पहले 2 लगा, यहाँ 2 लगा दिए, इससे पहले 2 लगा, यहाँ 2 लगा दिए, यह आपका बन के तैयार हो गया संतुलित समीकरण। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर का NaCl। आप खुद से जरूर ट्राई करें, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड वाला तीसरा करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरा सवाल, Na मतलब सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, ठीक है। फिर बीच में प्लस दे दी, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर 1 है, ठीक है। N कितना है, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, इतना गिन लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए Ag 1 है, Cl 1 है, सोडियम भी 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन, सबको अलग अलग गिनना है। अब चलिए सोडियम इधर 1 पीस है, सोडियम इधर भी 1 पीस है, ठीक है। क्लोरीन 1 है और क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, N1 है, N1 है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। तो क्या लिखेंगे, ये समीकरण यहाँ पास लिखना, दिया गया समीकरण पहले से संतुलित है, दिया गया समीकरण, समीकरण पहले से संतुलित है, पहले से संतुलित है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके प्रैक्टिस के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में, जो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 17 है, वहाँ पास ढेर सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी आपको हम बोर्ड पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको भी फिर से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है समीकरण और इसको आप जरूर घर पे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।